प्यारे बच्चों, सीएबी साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल में अध्याय 3 में अपवाह अध्याय में कल कुछ दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की चर्चा किए थे। आज हम बचे हुए दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर बताइए। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों की उत्पत्ति हिमानियों से हुई है, जबकि इसके विपरीत प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति वर्षा या भूमिगत जल से हुई है। फिर हिमालय से निकलने वाली नदियों में हमेशा, यानी कहने का मतलब वर्ष भर पानी रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों में वर्ष भर पानी उपलब्ध नहीं होता है। फिर हिमालय से निकलने वाली नदियों में परिवहन की सुविधा वर्ष भर रहती है और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ समतल मैदानी क्षेत्रों में बहुत ही मंद गति से प्रवाहित होती हैं। ये नदियाँ जल परिवहन की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ ऊबड़ खाबड़ और पथरीले भागों में तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। इसलिए प्रवाह क्षेत्र की विषमता के कारण जल परिवहन की दृष्टि से अनुपयोगी है। फिर हिमालय से निकलने वाली नदियों का अपवाह क्षेत्र बहुत विस्तृत या बहुत विशाल है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अपवाह क्षेत्र बहुत ही छोटे हैं। इसी तरह जल विद्युत व्यय में भी हिमालय से निकलने वाली नदियों में प्राकृतिक जल प्रपातों का अभाव पाया जाता है, जिस कारण कृत्रिम प्रपात बनाकर जल विद्युत शक्ति उत्पादन में भारी व्यय करना पड़ता है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों में प्राकृतिक प्रपातों का निर्माण करती हैं, जिससे जल विद्युत शक्ति का उत्पादन सुगम एवं सस्ता पड़ता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के प्रवाह क्षेत्र समतल हैं, इसलिए इनसे नहरें निकालना बहुत सरल है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ सदा नीरा न होने के कारण इन नदियों से नहरें नहीं निकाली जा सकती, इसलिए इनसे सीमित क्षेत्रों में ही सिंचन कार्य संभव हो पाया है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ देश की कुल संभावित जल विद्युत शक्ति का 60% भाग इन नदियों में निहित है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में देश के संभावित जल विद्युत क्षमता का 40% भाग विद्यमान है। फिर हिमालय से निकलने वाली नदियों के किनारों पर महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा औद्योगिक नगरों का विकास हुआ है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के किनारों पर हमेशा महत्वपूर्ण नगरों का अभाव पाया जाता है। फिर
हिमालय से निकलने वाली नदियाँ विशाल मैदान यानी उपजाऊ काप मिट्टी बिछाकर भारत के विस्तृत उत्तरी क्षेत्र को एक प्रमुख कृषि प्रधान प्रदेश बना दिया है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ तीव्र ढालों से प्रवाहित होने के कारण केवल तटीय भागों में छोटे छोटे उपजाऊ डेल्टाई मैदानों का निर्माण किया जा सका है। तो ये रहा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर। आगे हम चर्चा करेंगे किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों। तो वास्तव में किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियों का बहुत बड़ा महत्व होता है। नदियाँ केवल जल ही प्रदान नहीं करती बल्कि अपने साथ उपजाऊ मिट्टी, घुले हुए खनिज, मीठा जल और तीव्र व सस्ता जल यातायात आदि संसाधन अनेक विकल्पों के रूप में लेकर साथ आते हैं। इसलिए नदियों को इसी बहुउपयोगिता के कारण प्रत्येक समाज और सभ्यता इन पर आश्रित रही है, चाहे वह आखेटक हो या फल संग्रह करने वाले पशुपालक हों या कृषक। सभी रूपों में मानव सभ्यताएं नदियों पर ही निर्भर रही। मानव सभ्यता के विकास में नदियों के योगदान को देश की अर्थव्यवस्था के विकास के रूप में देखा जा सकता है। तो इसमें अग्रलिखित कथन इसकी पुष्टि करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का क्या योगदान है। तो इसमें पहला है कृषि, जिससे मानव को भोजन और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, नदियों के जल के अभाव में उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। दूसरा है कृषि कार्य के लिए उपजाऊ भूमि की उपलब्धता नदियों द्वारा ही होती है। तीसरा है नदियाँ मनुष्य के लिए प्रकृति की सड़क है, इनका प्रयोग मनुष्य जल यातायात के रूप में करता है। चौथा, विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति और सस्ता यातायात व बालू मिट्टी नदियों से प्राप्त होती है। तो ये रहा तीसरा पॉइंट। इसमें चौथा है विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति और सस्ता यातायात व बालू मिट्टी नदियों से प्राप्त होती है। फिर इसमें पांचवा है सस्ती जल विद्युत का उत्पादन नदियों द्वारा लाए जल को बांध से रोककर ही किया जाता है। फिर अगला है छठवां वाणिज्य व्यापार या विभिन्न प्रकार के रोजगार के साधन नदियों द्वारा ही विकसित होते हैं। फिर अगला है जल के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के अवसाद व खनिज नदियाँ प्रदान करती हैं। फिर आठवां है ज्वार नदमुख क्षेत्रों में खारे व मीठे जल मिश्रण से अनेक प्रकार के जैविक पदार्थ नदियों के कारण ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए किसी देश के आर्थिक विकास में नदियों के योगदान की किसी भी रूप में अवहेलना नहीं की जा सकती। अनेक प्रकार के आहार उत्पन्न करने व आर्थिक स्थिति को उन्नत करने में नदियाँ
सदा ही सहायक रही हैं। यही कारण है कि नदियों को मानव सभ्यता की जीवन रेखा भी कहा गया है। फिर आगे है प्राकृतिक झीलें और मानव निर्मित झीलों का उदाहरण दीजिए। तो प्राकृतिक झीलों में बूलर झील है, डल झील है, नैनीताल झील है, भीमताल झील है और लोकताक झील है, बड़ा पानी झील है, चिल्का झील है, सांभर झील है, पुलिकट झील है। ये प्राकृतिक झीलें हैं जिसको प्रकृति ने अपने आप निर्मित किया है। फिर मानव निर्मित झीलों का उदाहरण जिसे मनुष्य ने अपने प्रयास से बनाया है। पहला है गोविंद सागर झील, दूसरा है राणा प्रताप सागर झील। फिर माता टीला झील है, ये भी मानव निर्मित झील है। नागार्जुन सागर झील है और हीराकुंड झील है। तो यह इस तरह से प्राकृतिक झीलें और मानव निर्मित झीलें हुई। फिर आगे हम चर्चा करेंगे उत्तर के विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान में कौन कौन से नदी तंत्र हैं। तो उत्तर के विशाल मैदान दो नदी तंत्र प्रमुख स्थान रखते हैं या प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो इसमें पहला है पश्चिम में सिंधु नदी तंत्र तथा पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इसमें पहला है सिंधु नदी तंत्र। अब सिंधु नदी तिब्बत के पठार से निकलकर 2900 किलोमीटर की दूरी पर 2900 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होती है और प्रवाहित होती हुई ये नदियाँ अरब सागर में मिल जाती हैं। हमारे देश में यह नदी मात्र 709 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब तथा रावी नदियाँ हैं। भारत विभाजन के फलस्वरूप सिंधु नदी तंत्र के अगले भाग पाकिस्तान में चले गए। सिंधु नदी की सहायक नदियों में सतलज नदी भारत में सबसे अधिक जल प्रदान करती है। तो ये रहा सिंधु नदी तंत्र। फिर दूसरा है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इस विशाल नदी तंत्र को निम्नलिखित उप नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसमें है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में गंगा नदी तंत्र। अब गंगा नदी तंत्र का देश की अर्थव्यवस्था के लिए और धार्मिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो गंगा भारत के प्रसिद्ध एवं धार्मिक महत्व वाली नदी है जो हिमालय के गोमुख हिमनद से निकलती है। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी यात्रा प्रारंभ करती है या हरिद्वार से गंगा की मैदानी यात्रा प्रारंभ होती है तथा इसकी गति भी धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। तो हम आगे चर्चा करेंगे। यह नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है जिसकी लंबाई
2510 किलोमीटर। गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है। सोन, घाघरा एवं गंडक इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। फिर आगे है यमुना नदी तंत्र। फिर यमुना नदी तंत्र, इसके बारे में आप लोग जानेंगे। यमुना नदी हिमालय पर्वत के यमुनोत्री हिमनद से निकलकर प्रायः गंगा नदी के समानांतर प्रवाहित होती हुई प्रयाग में गंगा नदी से मिल जाती है। प्रयाग तक इसकी लंबाई 1380 किलोमीटर। सिंधु बेतवा केन एवं चंबल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये सभी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। फिर अगला है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह नदी तिब्बत के दक्षिण में बहती हुई पूर्वी हिमालय के समीप अचानक दक्षिण की ओर मुड़कर भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है तथा असम में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग एवं लोहित इसकी सहायक नदियां हैं जो विपरीत दिशाओं से प्रवाहित होती हुई इससे जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में प्रवाहित होती हुई गंगा में मिल जाती है। तो ये रहा आपका उत्तर के विशाल मैदान में कौन कौन से नदी तंत्र पाए जाते हैं। फिर आगे है, अगला प्रश्न है, बड़े बांधों के विरुद्ध मुख्य तर्क दीजिए। यह व्याख्या कीजिए कि बड़े बांधों से पर्यावरण को खतरा न हो। तो अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अनुसार बड़े बांध वे हैं जिनकी ऊंचाई नींव से शीर्ष तक 15 मीटर या उससे अधिक है। आज बड़े बांधों को पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। इसलिए बड़े बांधों के विरुद्ध विभिन्न तर्क दिए जाते हैं। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण तर्क निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है, बड़े बांध धरातल पर असंतुलन उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनसे भूकंप आने के खतरे में वृद्धि होती है। फिर दूसरा है, बड़े बांधों का विस्तार अधिक बड़े भूभाग में होता है, इसलिए आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं, जिससे जनधन की हानि होती है। तीसरा है, निकटवर्ती क्षेत्र में सदा ही बाढ़ का खतरा बना रहता है। फिर चौथा है, इनसे अत्यधिक मात्रा में वनस्पत क्षेत्र नष्ट हो जाता है, इसलिए जैव विविधता, जिसे पारिस्थितिक संतुलन का मुख्य कारक कहा जाता है, नष्ट हो जाती है। पांचवा है, बड़े बांधों के निर्माण से मानव बस्तियों के लिए पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
फिर 6वां है, जो लोग बांध क्षेत्र में रहते हैं तथा जब उन्हें अन्यत्र बसाया जाता है तो उन्हें भावात्मक रूप से कष्ट पहुंचता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म एवं निवास स्थान को छोड़ना नहीं चाहता है। फिर आगे है, बड़े बांधों से पर्यावरण को खतरा न पैदा होने के उपाय। निस्संदेह यह बहुत महत्वपूर्ण है कि बड़े बांध अनेक प्रकार से खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु सभी बड़ी योजनाओं या बांधों को खतरे का सूचक माना जाता है। विकास के लिए इनकी भी आवश्यकता है, किंतु इनके निर्माण के पूर्व पर्यावरण से संबंधित प्रभावों का मूल्यांकन एवं पर्यावरण की सुरक्षा ही सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसलिए बड़े बांधों के निर्माण से पूर्व सभी प्रकार के सुरक्षात्मक उपायों को क्रियात्मक करते हुए ही विकास के लिए इनका निर्माण विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। तो ये आपका रहा बड़े बांधों के निर्माण से पर्यावरण को क्या क्षति पहुंच सकती है। फिर हम आगे चर्चा करेंगे जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके स्रोतों पर प्रकाश डालें। तो प्राकृतिक जल से या प्राकृतिक जल में किसी बाह्य अवांछित पदार्थ का प्रवेश जिससे जल की गुणवत्ता में कमी हो जाए जल प्रदूषण कहलाता है। प्राकृतिक जल में किसी बाह्य अवांछित पदार्थ का प्रवेश जिससे जल की गुणवत्ता में कमी हो जाए जल प्रदूषण कहलाता है। अब जल प्रदूषण के कारण या स्रोत, जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण या स्रोत होते हैं। पहला है, नदियों के जल का सर्वाधिक प्रदूषण नगरीय सीवर द्वारा होता है। औद्योगिक एवं नगरीय सीवर से, सीवर के मिश्रण से गंगा यमुना तथा उनकी सहायक नदियां गंदे नालों में परिणत होती चली जाती हैं। दिल्ली के निकट यमुना का जल सीवर द्वारा प्रदूषित होता है। फिर इसमें दूसरा स्रोत है जल प्रदूषण के कारण में, कृषि फसलों के उत्पादन में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों द्वारा भी जल प्रदूषित होता है। खेतों से जल बहकर नदियों, झीलों एवं अन्य जलाशयों में मिलकर उन्हें प्रदूषित कर देता है। खेत से बहकर आने वाले तत्वों द्वारा झीलों एवं जलाशयों का जल शैवालों से भर जाता है, जिससे जल में घुली ऑक्सीजन कम हो जाती है और मछलियाँ व अन्य जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है, जो जल प्रदूषण में वृद्धि करता है। फिर इसमें तीसरा है, सागर एवं महासागरों का जल भी कई प्रकार से प्रदूषित होता है। तटों पर स्थित नगरों के सीवर तथा कल कारखानों का कूड़ा कचरा प्रत्यक्ष रूप से सागरों में गिराया जाता है,
तटीय भागों में स्थित दलहनी भूमि एवं लैगून झीलों में सुपोषण से समुद्री जीवन प्रभावित होता है। महासागरों में तेल वाहक टैंकरों से तेल के रिसाव से भी जल प्रदूषण होता है। लहरें एवं धाराएं इस तेल को दूर दूर तक फैलाकर जल प्रदूषण में वृद्धि कर देती है। तो ये रहा जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं और जल प्रदूषण के कारण या स्रोत। अब आगे चर्चा हम करेंगे और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की, लेकिन आज इस अध्याय में केवल इतना ही।